प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हम कंसाइडर करते हैं, यहाँ पे करेंगे साइज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे या आयोनाइजेशन, एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपके पास एक टर्म आई थी जब हम स्टार्टिंग में चैप्टर का नेम डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ये जो चैप्टर का नेम था यही था। तो जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को जो टर्म थी, फर्स्ट टर्म थी, उसको तो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इसमें आपका रहेगा पीरियोडिसिटी। तो क्या होती है पीरियोडिसिटी? तो इसमें आपका टॉपिक है कोजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है? पीरियोडिक मीन्स कोई ना कोई आपका रेगुलर इंटरवल के बाद आपका रिपीट हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है? पीरियोडिक होती है ना, पीरियोडिक। तो पीरियोडिसिटी मीन्स क्या है? रीअक्रेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल रीअक्रेंस, वही प्रॉपर्टी दोबारा से रीअकर हो रही है आफ्टर सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टी दोबारा से रीअक्रेंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का क्या कोजेज है, क्यों होती है रीअक्रेंस जो प्रॉपर्टीज़ में है आपके पास किसी भी एलिमेंट की? बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब किसी भी आप मान लो किसी ग्रुप की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर रहेगी, बस उसमें नंबर ऑफ सेल का ही डिफरेंस रहेगा। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ वैलेंस सेल मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपकी वो सिमिलर रहती है, इसकी वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो भी क्या रहेगी, वो भी उसमें भी क्या होगी? रीअक्रेंस होगी आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीनियम एंड सीजियम। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये आपकी नोबल गैसेज है, ये कंप्लीट उसको फिल करते हैं। उसके बाद आपका 2s1 आएगा, मीन्स यहाँ पे आपका 1s2 2s1। नेक्स्ट में आपका सोडियम है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, मीन्स यहाँ तक ये कंप्लीट फील्ड है। उसके बाद ये आपका जो है, तो यहाँ पे देखो रीअक्रेंस सेम है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है आपकी सेम है। आउटर मोस्ट में जो सेल है, वैलेंस सेल है, वो आपका क्या है? सेम है। बस उन आपका प्रिंसिपल जो सेल है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही चेंज हो रहा है, बाकी अदरवाइज आपका जो ऑर्बिटल है वो भी क्या है? सेम है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी हम वो डिस्कस करेंगे वो आपकी क्या रहेगी? वो आपकी उसमें रीकरेंस होगा प्रॉपर्टी में रेगुलर इंटरवल के बाद। बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपका चेंज आएगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आएगा। मीन्स अगर साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, वो आपका इसमें रहेगा। तो पीरियोडिसिटी मीन्स यहाँ पे आपका क्या होगा? रीअक्रेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। और वो किसकी वजह से होती है? आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है? सिमिलर होती है किसी भी ग्रुप में या फिर किसी भी आपके पीरियड्स में। तो एक इसमें स्टार्टिंग में हमने बोला था ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ट्रेंड्स का क्या मीनिंग होता है? ट्रेंड्स मीन्स आपका क्या होता है? चेंज इन प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स। तो आपने देखा होगा आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो आपके जो क्या थे? आपके पीरियड्स थे। और पीरियड्स में हम कैसे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी को? कैसे स्टडी करेंगे? जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो उस टाइम पे क्या चेंज होगा प्रॉपर्टीज़ में? तो चेंज इन प्रॉपर्टी वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। जब लेफ़्ट टू राइट आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, मीन्स फर्स्ट ग्रुप से लेके आप 18 ग्रुप तक मूव करोगे लेफ़्ट टू राइट, तो फर्स्ट पीरियड में या सेकंड पीरियड में या फिर थर्ड पीरियड में, तो उस टाइम पे आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होगा वो आपका उसमें ट्रेंड रहेगा। या फिर टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, या फिर टॉप टू बॉटम आ रहे हो आप ग्रुप में, मीन्स लिथियम से लेके सीजियम तक, उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आएंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ में, मान लो उसका मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, या फिर आपका साइज में चेंजेस होंगे, तो वो आपका क्या होगा? ट्रेंड्स होगा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपके पास इसमें एटॉमिक साइज, या फिर इसको एटॉमिक रेडियस भी बोल देते हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ये डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखते हो, ये आपके पास मान लो न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल तक, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का आपने देखा है एटॉमिक नंबर 11 होता है।
तो उसके केस में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये डिफरेंट सेल रहेंगे आपके सोडियम में। मान लो ये फर्स्ट सेल है 1s2, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट आपके पास 2s2, फिर नेक्स्ट 2p6 और नेक्स्ट फिर आपका 3s1। अब ये जो सेंटर है न्यूक्लियस है, इससे आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आप इसकी क्या होगी, एटॉमिक साइज होगा। मीन्स ये सोडियम का आपके सोडियम के एटम का साइज रहेगा, या फिर सोडियम के एटम की एटॉमिक रेडियस रहेगी ऐसा ने। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, हम एटम का एक्चुअल साइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। उस क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या रीज़न है। फर्स्ट जो रीज़न है इसमें, साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल। आपने पढ़ा था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो साइज़ जो एटम का है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस वजह से उसमें डिफ़िकल्टी आएगी आपको साइज़ को कैलकुलेट करने में। सेकंड प्रॉब्लम कहाँ आती है, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट ए सिंगल एटम। अब आपके पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें आपने देखा था कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना, मीन्स अलग करना, एक वो आपके पास डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। थर्ड आपका इसमें क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी पिक्चर आपने देखी थी, ऑर्बिटल आपने एक वर्ड यूज़ किया था प्रीवियस यूनिट में, यूनिट सेकंड में। तो वो प्रोबेबिलिटी पिक्चर आपकी क्या बोलती थी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वो न्यूक्लियस से कितना भी दूर चला जाए, लेकिन उस जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो। तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, आप कहाँ तक उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे। लास्ट, साइज ऑफ एटम कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अदर बॉन्डेड स्टेट। यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो साइज है एक बॉन्डेड स्टेट से दूसरे, मान लो आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl आपका बनता है, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके कंबाइन होते हैं। अब हाइड्रोजन आपका इसमें HCl में कंबाइन हुआ है, और एक हाइड्रोजन आपका सिंपल जो गैस है हाइड्रोजन में कंबाइन होता है, हाइड्रोजन का एटम। तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन का साइज़ है और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम का जो साइज़ है, वो दोनों में आपका क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो चेंज होएगा। बिकॉज इसमें आपका पास क्या है, क्लोरीन ये अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से इसमें साइज़ में डिफरेंस आ जाता है। बट इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, बिकॉज दोनों का एटम क्या है, सेम है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो टोटली ये 4 मेजर आपके वो थे, जिनकी वजह से जो साइज़ है वो आपका एटॉमिक जो साइज़ था उसमें क्या था, एक्चुअल एटॉमिक साइज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपके पास एटम है तो उसका हम इफ़ेक्टिव साइज़ कैलकुलेट करते हैं। तो वेरियस एक्सरे स्टडी है, या फिर आप हायर क्लासेस में अगर केमिस्ट्री को रखते हो तो आप उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी पढ़ोगे, तो जिसकी हेल्प से इफ़ेक्टिव साइज़ किसी भी एटम का कैलकुलेट किया जाता है। और वो भी आपके पास डिफरेंट रहेंगे। मान लो यहाँ पे HCl है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनाता है आपका, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसको कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। अगर आयनिक बॉन्ड बनाता है जैसे NaCl है, तो वहाँ पे आपका आयनिक रेडियस रहेगी। तो वो आपकी डिफरेंट रेडियस है, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपकी कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आपका कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग होती है, अब मान लो ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये एटम है हाइड्रोजन का, तो दोनों के इन बिटवीन क्या हुई, शेयरिंग हुई, और शेयरिंग के बाद ये क्या बना यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इनके इन बिटवीन जो रेडियस है उसका अगर हाफ कर दोगे आप, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कोवलेंट रेडियस। मान लो ये A और B आपका टोटल डिस्टेंस था, इसको आप इसका मेन ले लोगे, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो इसकी क्या आएगी, कोवलेंट रेडियस आएगी आपके किसके केस में, हाइड्रोजन। मान लो हाइड्रोजन की जो कंप्लीट AB जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर थी, और अगर इसमें रेडियस पूछ ले, कोवलेंट रेडियस पूछ ले, तो 74/2 तो 37 पिकोमीटर। ऐसे ही क्लोरीन के केस में 99 होती है, तो 99 को आप 2 से डिवाइड करोगे, तो क्लोरीन के जो रेडियस है क्लोरीन एटम की, वो आपकी क्या आ जाएगी, 44.5 पिकोमीटर। तो ये सिंपल है, आपने कुछ भी एक फर्स्ट थिंग तो ये किसके केस में होगी, ऐसे कंपाउंड में होगी जिसमें कैसा बॉन्ड होगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड है आपका वो नॉन मेटल बनाते हैं। तो ये आपका कोवलेंट रेडियस है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम एंड द मेन पोजिशन। अब जो डिस्टेंस था हमने पीछे लिया था A और B के इन बिटवीन न्यूक्लियाई, कोई भी आपके पास 2 बॉन्डेड एटम है उनके इन बिटवीन जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई वर्ड हो जाए प्लूरल फॉर्म है, आप यहाँ पे आपकी न्यूक्लियाई एटम एंड द मेन पोजिशन, फिर उसकी क्या लेंगे, मेन पोजिशन ऑफ दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड
एटम, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कोवलेंट रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इसके मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट क्या है, मेटेलिक रेडियस। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके केस में होगी, आपकी मेटल के केस में होगी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयन इन द मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक लेटिस। सेम ही आपके पास, ये आपके पास मेटल है, ये अदर मेटल है आपके पास, तो इनके इन बिटवीन जो ये आपका डिस्टेंस है उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, बट ये किसके केस में होगी, आपकी मेटल के केस में होगी, तो वो आपकी क्या होगी, मेटेलिक रेडियस। तो ये आपके पास हमने आयनिक कोवलेंट रेडियस को डिस्कस किया और मेटेलिक रेडियस को डिस्कस किया। अब हम ट्रेंड्स देख लेते हैं इनका अलोंग द पीरियड्स और अलोंग द ग्रुप्स। तो सबसे पहले ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। अब पीरियड की बात करें तो हम लेफ़्ट टू राइट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेडियस और एटॉमिक नंबर के इन बिटवीन। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपका वो इंक्रीज़ होता रहता है। क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो लिथियम का आपको पता है 3 है, और आपके पास जो फ्लोरीन है उसका क्या है, 9 है। तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब जैसे ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने ग्राफ में आपको क्लियर शो हो रहा है कि आपकी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक जो रेडियस है आपकी वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। इट्स मीन्स जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो या फिर अलोंग द पीरियड्स बात करते हैं तो आपका साइज़ क्या होता है, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। साइज़ आपका क्यों क्या होता है, डिक्रीज होता है। द साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों साइज़ आपका डिक्रीज होता है, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस में आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मान लो फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं हम लिथियम की। तो लिथियम में आपके पास 3 एटॉमिक नंबर है, तो आपको बताया था 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या आपके इसमें प्रोटॉन है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो 9 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 9 ही क्या है, प्रोटॉन है। अब देखो न्यूक्लियस आपका एक माइनर बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है नहीं होता। न्यूक्लियस आपका क्या होता है, वेरी स्मॉल स्पेस होता है जिसमें आपके पास प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन एक वाइड स्पेस है। इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होते हैं तो एक बहुत बड़े वाइड स्पेस में इंक्रीज होते हैं। बट ये आपका क्या है, जो न्यूक्लियस है वो आपका स्मॉल स्पेस है। अब स्मॉल स्पेस में कोई क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी तो उसकी जो फोर्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको वो क्या करेगा, स्ट्रांगली अटैक करेगा। इसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। तो 9 प्रोटॉन है यहाँ पे, 3 और 9 प्रोटॉन में 9 प्रोटॉन आपके पास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको स्ट्रांगली क्या करेगा, अटैक करेगा। अब स्ट्रांगली अटैक करेगा तो इसकी वजह से साइज़ आपका क्या हो जाएगा, साइज़ आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मीन्स आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो इसकी वजह से साइज़ आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मान लो आपके पास कोई भी वेट है, 40 kg वेट है, एक आपने उसको बड़े बैग में लिया है तो आप इजीली उसको ले के जा सकते हो। और उस 40 kg वेट को आपने एक स्मॉल उसमें मान लो आयरन का पीस है आपका, ये इस टाइप से आपने बना दिया, तो उसको आप ईजिली कैरी नहीं कर सकते, ईजिली नहीं लेके जा सकते। मान लो एक हाथ से उसको नहीं उठा सकते। अगर उसी को एक पूरे बैग में डाल दें तो यूनिफॉर्म मास उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसकी वजह से आप उसमें क्या कर लेते हो, उसको आप इजीली उठा लेते हो। तो वही बात सेम है, यहाँ पे मास आपका स्मॉल स्पेस में इंक्रीज हुआ है, बट अगर कंप्लीट आप उसको बड़े बैग में लेते हो तो वो यूनिफॉर्मली आपका इंक्रीज होता है। वही सेम थिंग आपकी रहेगी। अब ये जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका स्मॉल स्पेस में इंक्रीज होता है, इसकी वजह से इसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। बट आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, लार्ज स्पेस में इंक्रीज होता है आपका, तो उसकी वजह से उसका जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो इस वजह से जो साइज़ है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर आप अलोंग द पीरियड्स बात करो, तो सबसे बड़ा साइज़ इसके अकॉर्डिंग लिथियम का होगा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ये हम सेकंड पीरियड्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर डाउन द ग्रुप बात करें हम, एटॉमिक साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप साइज हमेशा क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा ड्यू टू
इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज़ आपका क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। तो उसका क्या रीज़न है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिनियम है, फिर सीजियम है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है। तो देखो इन दोनों में ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं, साइज़ किसका बड़ा होगा, क्यों होगा। अब लिथियम के पास अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s2 2s1 होती है। अगर सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 रहेगा। अब इसमें देखो आप 1s2 2s1 है, तो आप ये तो जो इन सेंटर में होता है न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट सेल है आपका 1s2, ये सेकंड सेल है आपका 2s1 मान लो। तो ये जो इसका साइज़ है, जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल के इन बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है आपका वो साइज़ होता है। तो ये साइज़ आ जाएगा इसका। अब सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम में आपके पास क्या है, फर्स्ट सेल 1s2, सेकंड सेल आपका क्या रहेगा 2s2, थर्ड सेल आपका क्या रहेगा 2p6 और आपका फोर्थ सेल आपका क्या रहेगा 3s1। तो अब ये डिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, तो आपको दिख रहा है सोडियम के केस में आपका साइज़ क्या होगा, लार्जर होगा। तो लिथियम से सोडियम का साइज़ बड़ा, फिर उसके बाद पोटासियम में नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज़ हो जाएंगे, फिर उसमें पोटासियम का ज़्यादा हो जाएगा, फिर रुबिनियम का और फिर सीजियम का। तो डाउन द ग्रुप अगर बात करें एटॉमिक साइज़ की, वो आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल। अगर आपसे रीज़न पूछता है तो इसमें न्यू प्रिंसिपल सेल इंक्रीज़ होते हैं, इसमें 2s1, इसमें 3s1, उसमें 4s1 आगे 5s1 आ जाएगा, फिर 6s1 आ जाएगा। और अगर आपसे अलोंग द पीरियड बात करें तो हमेशा साइज़ आपका डिक्रीज़ होगा। और रीज़न पूछते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो यहीं तक हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आयनिक रेडियस और आपका जो वंडरवॉल रेडियस है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकता है। और अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, या तो आपको समझ में अच्छे से आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है, इसलिए आप मैसेज नहीं करते, या फिर आपको बिल्कुल पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो आप कभी भी कुछ भी समझ नहीं आता तो किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हो। आप वीडियो में कमेंट कर दो, कमेंट के बाद आपको उसके बाद मैं उसको 100% सॉल्व करूँगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।